हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि ऊष्मागतिकी था उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे भाई आज। उससे पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई, परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है सर। लेक्चर नंबर 3 में आप क्या क्या पढ़ के आए सर? हम लेक्चर नंबर 3 में तंत्र के 5 प्रकार पढ़ के आए भाई। 5 प्रकार होते क्या थे? पहला होता था खुला तंत्र, जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय हो सकता था। एग्जाम्पल, खुले बीकर में रखा जल था। ठीक है सर। उसकी सीमा होती थी काल्पनिक, वास्तविक और कैसी? चालक। ठीक है भाई। दूसरा पढ़ा आपने बंद तंत्र, जिसमें आप ऊर्जा का विनिमय कर सकते थे तंत्र और परिवेश के मध्य। ठीक है सर। तो आपका बंद तंत्र होता था, उसकी सीमा होती थी वास्तविक और चालक। ठीक है सर। और आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था भाई? बता दो ना यार, एग्जाम्पल बता दो। हमने एग्जाम्पल रखा था बंद कांच की बोतल में रखा जल। ठीक है सर। विलगित तंत्र क्या देखा था? जिसमें तंत्र और परिवेश के मध्य कोई क्रिया देखने के लिए ही नहीं मिली, ना तो उसमें पदार्थ का विनिमय हुआ ना ही उसमें ऊर्जा का विनिमय हुआ, तो हमारे लिए वो विलगित तंत्र हो गया सर। जैसे थर्मस में प्लास में रखा दूध, जो पहले गर्म था बाद में ही गर्म पीने का आनंद हमें प्राप्त हुआ, इसकी सीमा वास्तविक और अचालक होती थी। समांगी तंत्र पढ़ा, जिसमें एक ही भौतिक अवस्था के पदार्थ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे शुद्ध ठोस था, शुद्ध द्रव था, शुद्ध गैस था। ठीक सर। विषमांगी तंत्र हमने देखने के लिए मिला, ये रहा आपके सामने भाई। ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाओं के मिलन से बनता हो, जिसको आप आंखों से अलग अलग पहचान सकते हो। जैसे आपने अघुलनशील ठोस को द्रव में मिला दिया, पानी व केरोसिन को मिला दिया, तेल व नमक को मिला दिया, लेकिन आपने जितनी ताकत लगा दी लेकिन ये मिला नहीं, तो ये आपका विषमांगी तंत्र हो जाता है। आज अपन चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो लेक्चर नंबर 4 लिखो, जिसमें 6 पॉइंट डाल के लिखेंगे। 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके थे। ये तंत्र नहीं है, ये अलग से आपके लिए प्रॉपर्टीज आती है। तो ये देखिए भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा छठे में आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तो बेटा गाना काहे को गा रहे हो? तो सर ये देखो ना, आप हमारा साथ ही नहीं निभा रहे। बेटा काहे का साथ? ये अंग्रेजी में लिख मारा, इनका हिंदी मीनिंग तो बता दो। अरे यार सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाराज मत होया करो सर, ये गाने मत गाया करो बच्चा पार्टी आ रहे से। अच्छे अच्छे पुरानी यादें ताजा हो जाती है जने क्यों। ठीक है भाई। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इनको आप हिंदी में बोलते हो गहन। आनंद आ गया ना सुनते ही। अविस्तरात्मक या मात्रा स्वतंत्र गुण। देखो भाई, इंग्लिश से ज्यादा तो इनकी जो हिंदी नाम है ना, गहन, अविस्तरात्मक या मात्रा स्वतंत्र गुण, ये भयानक लग रहे इंग्लिश से ज्यादा। तो बेटा हल्के हल्के से अंग्रेज भी बन लोगे तो आपका कुछ साथ निभाने वाली बात मत करा करो यार, अच्छी बात नहीं लगती। इधर लिखो भाई, विस्तीर्ण। नाम तो देखो भाई, पूरा जी जोड़ लगा के बनाया इन्होंने नाम। विस्तरात्मक या आश्रित गुण। कौन से भाई? मात्रा, मात्रा आश्रित गुण। देखो भाई, सबसे पहले नामों पे ध्यान देना भाई। ठीक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है, दूसरी आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो होते हैं, ये तो होते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण। ये स्वतंत्र, इस पे ध्यान रखना। और ये होते हैं आश्रित। आश्रित का मतलब समझते हो ना, जो दूसरे पे निर्भर हो जाए। बेचारे कुछ तो नहीं कर सकते, ये दूसरे पे निर्भर हो गए, इनसे जो भी कुछ भी कहेगा ये मान लेंगे आसानी से। और ये स्वतंत्र, ये पहले से ही स्वतंत्र है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम जिस अवस्था में हैं हम उसी अवस्था में रहना पसंद करते हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं हैं। लेकिन ये आश्रित होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं। लेकिन अगर इनको कहो बदल जाओ
तो ये बदल जाएंगे। इनका ये मतलब होता है, इसे नाम से हिंट पता लगाना आप चालू करा करो भाई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों की डिस्क्राइब क्या होता है, दोनों का आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, अपन देखते हैं। तो लिखिए भाई, लिखें क्या? हाँ सर लिखो ना, क्यों नहीं लिखोगे क्या? लिखो भाई। इंटेंसिव में लिखना भाई, वे गुणधर्म जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, तथा विभाजन करने पर परिवर्तित नहीं होता है। मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। समझो भाई, डेफिनेशन को समझो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से सर? मात्रा स्वतंत्र गुण, ठीक है सर। वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान, किनका? स्वतंत्र, मात्रा स्वतंत्र गुण का मान ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय में उपस्थित, आपने किस भी चीज ली, ठीक है, उसमें जो उपस्थित पदार्थ है, जो तंत्र कहते हो ना आप, उस निकाय पर, उस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर सकता। आप निकाय में कितना ही पदार्थ ले लो, अगर इन गुणधर्मों का मान उन पर निर्भर नहीं करता। तथा विभाजन करने पर, तथा विभाजन मतलब आपने उस पदार्थ को ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, मतलब आपने उस पदार्थ को विभाजित कर दिया, तो भी इनका मान परिवर्तित नहीं होता है। ये जिस प्रकार में पहले गुण थे उसी प्रकार के बाद में गुण बनाए रखते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो गुणधर्म होते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण जो होते हैं, इनका मान पदार्थ पर निर्भर ही नहीं करता। और आप पदार्थों को कम ले ज़्यादा ले, इनकी वैल्यू पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही देखने के लिए मिली, तो ये मात्रा स्वतंत्र गुण होते हैं, ठीक है, फिक्स ऑफ वैल्यू होती है। आते हैं अपन मात्रा आश्रित गुण पर, इसका जस्ट अपोजिट होगा भाई। लिखें भाई, लिखिए, वे गुणधर्म जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। आपने उधर करा नहीं करता, ये नहीं करता, इधर आपने नहीं की जगह करता है, ठीक। तथा विभाजन करने पर परिवर्तित होता है। मात्रा आश्रित गुण कहलाते हैं, ठीक सर। क्या डेफिनेशन है? ऐसे गुणधर्म होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी होगी, मात्रा आश्रित गुण ऐसे होंगे, वे गुणधर्म जिनका मान निकाय में जो उपस्थित पदार्थ है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मात्रा है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है सर। तथा विभाजन करने पर अगर आपने ज्यादा पदार्थ लिया तो ज्यादा मान होगा, कम पदार्थ लिया तो कम मान होगा। इसका मतलब विभाजन करने पर परिवर्तित होता है, मात्रा आश्रित गुण
कहलाते हैं। कोई दिक्कत बच्चा पार्ट इन दोनों डेफिनेशन में नहीं है। सर एग्जाम्पल दे दो तो अच्छा लगेगा, तो ले लो भाई एग्जाम्पल। देखो सर एग्जाम्पल देखते हैं अपन मात्रा स्वतंत्र गुण के। देखिए गलनांक या हिमांक, भाई दिमाग लगाना एग्जाम्पल में थोड़ा, कोमा घनत्व, कोमा पृष्ठ तनाव, कोमा श्यानता, कोमा मोलर एंट्रोपी, कोमा मोलर एंथैल्पी, ईटीसी। पहले अपन इसके एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल देखना भाई, मैंने यहाँ बोला कि ये जो गुणधर्म होते हैं ना, ये पदार्थ की मात्रा पर और विभाजन पर निर्भर नहीं करते हैं। सर ये कैसे निर्भर, आपने ये भी बताया था कि पदार्थ आप 1 ग्राम लो चाहे पदार्थ आप 10 ग्राम लो, आपने दोनों को विभाजन में ले लिया तो जितनी उनकी वैल्यू है फिक्स है उतनी ही रहेगी, मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। बिल्कुल बच्चा हमने यही बताया था। तो सर आप बताओ ना, प्रूफ करो आप आपकी बात को कि आपने ये बताया था। तो बेटा ऐसा करो, एक तो कप लो, क्या लो सर, 1 कप लो और 1 गिलास लो। ठीक है सर, आपने क्या लिया, एक तो कप लिया और 1 गिलास लिया। भाई समझना, बड़ा दलदर वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस कप में आपने पानी वाटर भर दिया, इस गिलास में भी आपने वाटर भर दिया, दोनों को रख दो फ्रीजर में। क्या कर दिया भाई, दोनों को फ्रीजर में रख दिया, दोनों को फ्रीज कर दिया भाई। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, 1 कप जो आपने लिया है पानी और 1 गिलास में जो आपने लिया है पानी, गिलास हल्का सा बड़ा होता है कप की अपेक्षा में, तो ऐसा तो नहीं है ना। कप वाला पानी तो जितने समय में जमता है और ग्लास वाला पानी उससे ज़्यादा समय में जमेगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई कि कप 10 मिनट में जम रहा है तो ग्लास 20 मिनट ले रहा है, ऐसा तो नहीं ना। बर्फ की प्रकृति तो सेम ही रहती है भाई। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि जो हिमांक रहता है, हिमांक वही टेम्परेचर होता है जिसपे कोई पदार्थ का जमाव होता है। ठीक है सर, हिमांक भी पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ के विभाजन या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आप जितनी कुछ भी मात्रा ले लो, कम मात्रा लो या ज़्यादा मात्रा लो, जमाव उसका उसी टेम्परेचर पॉइंट पर होगा जिस पर उसकी प्रकृति है जमने की। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, गलनांक। गलनांक क्या है सर, गलेगा क्या, फ्रिज में से आपने एक तो ग्लास का जो बर्फ जमाया था और कप का जो बर्फ जमाया था, दोनों को बाहर निकाल लिया भाई। ठीक, दोनों को फर्श पे रख दो। ठीक है सर, एक बड़ा बर्फ है एक छोटा बर्फ है, आप जानते हो। तो आपने दोनों को बाहर निकाल के जैसे ही रूम टेम्परेचर पर फर्श पर रखा था, तो नहीं है ना, कप वाला बर्फ पहले पिघलने लग गया और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ग्लास वाला बर्फ पिघलने लग गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो वही बात है, गलनांक गलेगा भी उसी टेम्परेचर पॉइंट पर जो फिक्स टेम्परेचर का पॉइंट होता है। ठीक है सर, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे ही आपका गलनांक हिमांक हो गया, घनत्व जो फिक्स होता है वही है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, इसलिए वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आ जाओ मात्रा आश्रित गुण के एग्जाम्पल्स पर। देखिए भाई, ऐसे एग्जाम्पल है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगी और विभाजन करने पर भी परिवर्तित होगी। क्या है सर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, द्रव्यमान, ऊष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, एक और कौन सी लेंगे भाई, मुक्त ऊर्जा ले लो, मुक्त ऊर्जा इत्यादि। ये मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा तो आप आगे पढ़ोगे, ये आप आगे पढ़ोगे, ये आप आगे पढ़ोगे, ये आप आगे पढ़ोगे,
ये आप आगे पढ़ोगे, ये आप आगे पढ़ोगे, तो फिर समझाओगे क्या सर हमें? तो बेटा सिंपल सा उठा लो द्रव्यमान, क्योंकि एंट्रोपी, एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा ये सब आगे चैप्टर में आने वाली है, डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, विस्तार से पढ़ोगे। अभी आप समझ लो द्रव्यमान, अपन को पूरी इस डेफिनेशन को ही तो समझना है, और ज्यादा रॉकेट साइंस अपन को नहीं लगाना। तो डेफिनेशन देखो, वे गुणधर्म जिनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने द्रव्यमान उठा लिया, बिल्कुल करेगा। आप क्या करोगे भाई? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कराओगे, तो बिल्कुल आप जानते हो द्रव्यमान तो किसी चीज का फिक्स नहीं रहता है। आपने एक कप लिया और एक गिलास लिया, दोनों में शक्कर डाल दो, दोनों का द्रव्यमान सेम निकलेगा क्या मेरे भाई? नहीं निकलेगा। एक का तो मान लो 250 ग्राम निकला, तो दूसरे का 400 ग्राम निकला। ये द्रव्यमान पदार्थ की मात्राओं पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है। कम पदार्थ तो कम द्रव्यमान, ज्यादा पदार्थ तो ज्यादा द्रव्यमान आपके पास आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपका हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपको समझना चाहिए, इंटेंसिव तो वो होती है जो निर्भर नहीं करती, जो फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है, ना बढ़ती है ना घटती है। गलनांक हिमांक जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट पर ही होगा। आश्रित गुण क्या होते हैं? जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि हो जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट लिखिए, इम्पोर्टेंट नोट लिखिए बच्चा लोग, लिखिए भाई। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में परिवर्तित किया जा सकता है यदि उसे पदार्थ की इकाई मात्रा के लिए उपयोग में लिया जाए, जैसे एंथैल्पी व एंट्रोपी। मात्रा आश्रित गुण कहलाते हैं, जबकि मोलर एंथैल्पी व मोलर एंट्रोपी क्या कहलाते हैं भाई? स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। समझना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ी अच्छी डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। देखना भाई, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव क्या होती है सर? आप मुझे बताओ सबसे पहले, एक्सटेंसिव क्या होती है? एक्सटेंसिव को आप हिंदी में बोलते हो भाई मात्रा आश्रित गुण। इंटेंसिव क्या होती है? मात्रा स्वतंत्र गुण। ठीक सर, दोनों हमने लिख लिया। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब आप मात्रा आश्रित गुण जो कि निर्भर करते हैं उनको आप जो कि निर्भर नहीं करते उनमें आप बदल भी सकते हो। सर कैसे बदलेंगे? यदि उसे पदार्थ की इकाई मात्रा के लिए उपयोग में लिया जाए। किसके लिए? एक मात्रा। यदि आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इकाई मात्रा के लिए पदार्थ में यूज ले लिया, जैसे एंथैल्पी व एंट्रोपी।
जो एंथैल्पी एंट्रोपी होता है किसके एग्जाम्पल में लिखा था आपने, मात्रा आश्रित गुण के एग्जाम्पल में लिखे थे, जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा आश्रित गुण कहलाते हैं। जबकि इनके आगे जब आपने मोलर और मोलर, मतलब जबकि आपने मोलर एंथैल्पी व मोलर एंट्रोपी क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। सर कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। जैसे ही इनके नामों के आगे क्या लगा, मोलर लगा, वैसे ही हमें पता लग गया मोल क्या होता है, एक मोल के लिए यूज होता है, इकाई के लिए यूज होता है। तो मोलर लगते ही वो क्या बन जाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब मात्रा आश्रित गुण बन जाते हैं। भाई कोई दिक्कत है क्या, आपने सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली तो आप जानते हो एंट्रोपी, एंथैल्पी व एंट्रोपी क्या कहलाते हैं भाई, मात्रा आश्रित गुण कहलाते हैं। ये निर्भर करते हैं भाई पदार्थ की मात्रा पे। लेकिन जैसे आपने इनके नामों के आगे मोलर लगा दिया तो ये मात्रा स्वतंत्र गुण बन गए, मोलर एंथैल्पी और मोलर एंट्रोपी। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल चेक करना, आपको आसानी से पता लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोई पूछ ले आपसे, एग्जामिनर पूछ ले कि मात्रा आश्रित गुण को मात्रा स्वतंत्र गुण में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो बस सिंपल सी बात है, उसे पदार्थ की इकाई मात्रा के लिए उपयोग करके उसको दोनों में परिवर्तित किया जाता है। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, जैसे एंथैल्पी और एंट्रोपी मात्रा आश्रित गुण होते हैं, वैसे ही मोलर एंथैल्पी व मोलर एंट्रोपी मात्रा स्वतंत्र गुण होते हैं। सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है भाई, 6 पॉइंट हो चुके हैं अपने। ठीक है भाई, 6 पॉइंट हो गए। अब 7वां पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो देखिए भाई, 7वां पॉइंट, अवस्था फलन या अवस्था परिवर्तक या स्टेट फंक्शन। ठीक सर, क्या लिखा हमने नया टॉपिक अपना, अवस्था फलन, अवस्था परिवर्तक दूसरा नाम, इंग्लिश में बोले तो स्टेट फंक्शन। फलन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अवस्था ज़्यादा ना, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तो स्टेट को क्या बोलते हैं, अवस्था। ठीक है सर, स्टेट फंक्शन होता है। लिखिए इसके बारे में, वे परिवर्तक जो किसी तंत्र की पूर्ण अवस्था को परिभाषित करते हों, अवस्था फलन या अवस्था परिवर्तक कहलाते हैं। इनके मान बदलने पर तंत्र की अवस्था ही बदल जाती है। जैसे ताप, दाब, सांद्रता, एंथैल्पी, एंट्रोपी इत्यादि। देखिए भाई, अवस्था फलन क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है अवस्था, मतलब जो भी परिवर्तन होगा अवस्था में होगा। वे परिवर्तक जो किसी तंत्र की पूर्ण अवस्था को परिभाषित करते हो, मतलब ऐसा परिवर्तक, आपको एक ऐसा चेंज देखने के लिए, आपको एक ऐसी चीज देखने के लिए मिलेगी जो किसी तंत्र, मतलब किसी सिस्टम की पूरी अवस्था A to Z स्थिति को परिभाषित करे। मतलब आपने एक पॉइंट लिया तो वो पॉइंट उस पूरे वस्तु की
प्रतिक्रिया को बता दे अवस्था फलन या अवस्था परिवर्तक कहलाते हैं। इनके मान बदल दोगे तो तंत्र की अवस्था ही बदल जाएगी, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, एंथैल्पी, एंट्रोपी इत्यादि इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है सर, सिंपल डेफिनेशन चल रही है, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। बस ये अवस्था फलन है तो अवस्था को परिभाषित करने वाला परिवर्तक ही अवस्था परिवर्तक कहलाता है, सिंपल सी बात है। 8 नंबर की डेफिनेशन आती है भाई आपके पास, 8 नंबर की क्या आती है भाई? पथ फलन या पथ फंक्शन। ठीक है सर, पथ फलन या पथ फंक्शन क्या होता है? वे परिवर्तक जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करते हों, पथ परिवर्तक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बोले तो कार्य, ऊष्मा। ठीक सर, देखिए भाई डेफिनेशन, पथ फलन या पथ फंक्शन की डेफिनेशन होती है वे परिवर्तक जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति, मान लो आपने एक पथ लिया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, इनकी बीच की डिस्टेंस हो गई भाई, ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ऐसे परिवर्तक, और ये पूरा क्या है? ये पूरा एक तंत्र हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वे परिवर्तक जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के साथ साथ इसके पूरे पथ, इसके पूरे रास्ते को भी निर्भर करते हों। मतलब एक वस्तु ए, दूसरी वस्तु बी, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस दी है, तो ऐसे परिवर्तक जो किसी पूरे तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के साथ साथ इसके मध्य की दूरी, इसके मध्य की डिस्टेंस को भी निर्भर करते हों, वे परिवर्तक क्या कहलाते हैं? पथ परिवर्तक कहलाते हैं। जैसे आपको कार्य और ऊष्मा, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए, आपने एक मार्गदर्शक तो ये ले लिया, ठीक सर, अब मैं दूसरा बना दूं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, कोई दिक्कत है क्या भाई? और ये बीच में क्या है? इनकी डिस्टेंस है भाई, समझना, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दोनों तंत्र आपने लिए, एक तंत्र आपको आंखों से दिख रहा है थोड़ा सा लंबा रास्ता, दूसरा तंत्र, दूसरा सिस्टम में आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, तो इसके जो परिवर्तक होंगे ना, वो तंत्र की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करेंगे। ठीक है सर, पथ परिवर्तक कहलाते हैं। जैसे कार्य, बिल्कुल आप यहाँ से स्टार्ट हुए, ए से बी तक जाने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस से आपको 5 मिनट लग रहे हैं। इसकी डिस्टेंस आप मान लो 2 किलोमीटर है और इसकी डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर मान लिया अपन ने। जाहिर सी बात है, लग रहा है एक इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी डिस्टेंस कम है, तो आपने यहाँ पर ज़्यादा कार्य किया और यहाँ 1 किलोमीटर है, तो आप तो मात्र कितने 2.5 मिनट में ही यहाँ पर पहुँच जाओगे भाई इसमें। तो बिल्कुल कार्य निर्भर करा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही थी, इस वजह से वहाँ पर आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ता, और यहाँ पर कम दूरी है तो कम कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य ने निर्भर करा, नहीं करा? बिल्कुल करा। ऊष्मा भी, आपने एक ए बी, इतनी लंबी रोड ली लोहे की और एक छोटी सी रोड आपने लोहे की इतनी सी ली, कौन जल्दी गर्म होगी भाई? छोटी वाली रोड जल्दी गर्म होगी, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से ऊष्मा भी पथ पर निर्भर हुई, कम छोटी जल्दी गर्म, ज़्यादा बड़ी बहुत कम गर्म होगी, बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में। तो ऐसे दोनों परिवर्तक इस पर निर्भर
करते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चा? पार्टी नहीं है। तो ये अपना आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझा, अवस्था फलन देखा, पथ फलन देखा। ठीक है सर, उसको हमने एग्जाम्पल के द्वारा पूरा अच्छी तरह समझ लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।